बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। हम लोग काफ़ी दिनों से कारगिल से रिलेटेड वीडियोस देख रहे हैं और काफ़ी एपिसोड्स भी हम लोगों ने देख लिए हैं। हाँ, 4 एपिसोड हम देख चुके हैं भाई, किस तरह जंग शुरू हुई और अब तक जो है वो पीक्स किस तरह वापस ली जा रही हैं। बिल्कुल, और डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो किस तरीके से वहाँ पर पहुँचा गया, क्या क्या स्ट्रगल फेस की। और कल जो हम लोगों ने एपिसोड देखा था उसमें हम लोगों ने तोलोलिंग के बारे में जो है वो जाना था, और आज हम इसका लास्ट एपिसोड देखने जा रहे हैं। और टाइटल क्या है बताएंगे मौसम भाई? टाइटल है ऐसे हुआ कारगिल में पाकिस्तान का खेल खत्म, कारगिल वॉर पार्ट 5, कारगिल विजय दिवस, तारीख एपिसोड 765। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो किया चैनल को। इसके अलावा लोग चैनल लिंक स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। साल 1999 4 जुलाई की तारीख, तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस पंजाब में एक आम जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सबको एक खुशखबरी सुनाई। भारत ने टाइगर हिल को फतेह कर लिया है। पूरे कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल को जीतना सबसे बड़ा चैलेंज था। द्रास सेक्टर में मशको घाटी के पास बनी ये पीक इस पूरे सेक्टर में सबसे ऊंची थी, 16,500 फीट। यहाँ बैठे पाकिस्तानी सैनिक मशको घाटी, द्रास और NH1 पर पूरी नज़र रख सकते थे, और इतनी ऊंचाई पर होने के चलते उन्हें हटाना भी बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। एकदम तिरछी ट्रायंगल आकार की इस चोटी पर चढ़ने के लिए बहुत ही सक्रिय दर्रों से होकर चढ़ना पड़ता था, और टॉप पर तो चौड़ाई महज 5 मीटर रह जाती। इसी कारण उस रोज़ जब फर्नांडिस ने टाइगर हिल जीतने की खबर सुनाई, लोगों में हर्ष की लहर दौड़ गई। हालांकि ये बड़ी गलती थी। हरिंदर बवेजा अपनी किताब अ सोल्जर्स डायरी कारगिल द इनसाइड स्टोरी में बताती हैं, ब्रिगेड मुख्यालय की तरफ से संदेश भेजा गया कि टीम टाइगर हिल के काफ़ी पास है। ये संदेश श्रीनगर से उधमपुर होता हुआ दिल्ली पहुंचा। हालांकि बीच में बात टाइगर हिल पास है से टाइगर हिल के टॉप पर है हो गई, जिसका मतलब निकाला गया कि हम टाइगर हिल फतेह कर चुके हैं। असलियत कुछ और थी। फर्नांडिस को जब टाइगर हिल जीतने की खबर मिली, उस समय 18 ग्रेनेडियर और घातक प्लाटून के जवान टाइगर हिल से 50 मीटर दूर थे। पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग हो रही थी। वे टाइगर हिल के ऊपर थे, कब्जा जमाए हुए। कुल जमा बात ये कि जीत से पहले ही जीत की खबरें फैल चुकी थी। अगर जल्द ही टाइगर हिल पर झंडा नहीं फहराया जाता तो भारत की खूब किरकिरी होती। ऐसे में जवानों ने बीड़ा उठाया और एक ही रात में टाइगर हिल की पीक से पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया। काम आसान नहीं था। टाइगर हिल जीतने के लिए रात ही रात में एक खड़ी दीवार चढ़नी पड़ी थी। 72 घंटे लड़ते लड़ते थक चुके जवानों ने ये काम एक नहीं 3 बार किया था। इनमें एक जवान तो ऐसा था जिसने सीने पर गोली खाने के बावजूद दुश्मनों को ढेर किया और जिंदा वापस भी लौट आया। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं तारीख। कारगिल विजय के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हम आपके लिए लाए हैं अपनी खास सीरीज़। पिछले 4 अंकों में हमने पाकिस्तान की प्लानिंग, ऑपरेशन सफ़ेद सागर, बटालिक की लड़ाई और बैटल ऑफ तोलोलिंग के बारे में जाना। आज बात होगी कारगिल के सबसे चर्चित लड़ाई, बैटल ऑफ टाइगर हिल की। इंडियन आर्मी ने टाइगर हिल पर कैसे जीत हासिल की, अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन ने किस बात पर कहा अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, और कैसे खत्म हुई कारगिल की लड़ाई, ये सब जानेंगे आज के एपिसोड में। पिछले एपिसोड की तरह आज भी शुरुआत करते हैं नक्शे से। कारगिल का युद्ध 2 सेक्टर में बटा था, कारगिल और बटालिक। कारगिल सेक्टर में से ही द्रास और मशको घाटी आती है। यही तोलोलिंग भी है, जिसकी चर्चा हमने पिछले एपिसोड में की थी। तोलोलिंग के बगल में 3 चोटियां हैं जिन्हें 3 पिंपल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के बगल में एक पॉइंट पड़ता है 5140। इसके बाद पश्चिम की तरफ पड़ती है 2 पीक्स, टाइगर हिल और उसके बगल में पॉइंट 4875। 13 जून को तोलोलिंग पर कब्जे के बाद फौज ने 3 पिंपल कॉम्प्लेक्स और 5140 को जीतने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। पॉइंट 5140 जीतने में अहम रोल निभाया कैप्टन विक्रम बत्रा उर्फ शेर शाह ने। 20 जून सुबह के 4:30 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स की डी कंपनी को लीड करते हुए कैप्टन बत्रा ने पॉइंट 5140 से पाकिस्तान के सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया। कमांड पोस्ट को मैसेज कर बोले, ये दिल मांगे मोर। लड़ाई के बाद बत्रा को प्रमोट कर
कैप्टन बनाया गया। खुद आर्मी चीफ वेद प्रकाश मलिक ने उन्हें फ़ोन कर बधाई दी। इसके बाद कैप्टन बत्रा की बटालियन को मशको वैली के लिए रवाना कर दिया गया, क्योंकि टाइगर हिल और पॉइंट 4875 की लड़ाई मशको घाटी में ही लड़ी जानी थी। इधर पॉइंट 5140 की जीत से उत्साहित आर्मी ने थ्री पिंपल और आसपास की चोटियों पर ऑपरेशन तेज कर दिया। 28 जून को 2 राजपुताना राइफल्स और 18 गढ़वाल राइफल्स ने थ्री पिंपल कॉम्प्लेक्स पर हमले की शुरुआत की। थ्री पिंपल के बगल में लोन हिल नाम की एक पीक पड़ती है। इस चोटी को जीतने की कोशिश में घातक प्लाटून को लीड कर रहे कैप्टन निकेजाको केंगरूसे वीरगति को प्राप्त हो गए। नागालैंड के एक छोटे से गांव से आने वाले कैप्टन केंगरूसे को उनके साथी नीबू साहब कहकर बुलाते थे। लोन हिल की लड़ाई में वे पेट में लगी गोली के बावजूद आगे बढ़ते रहे। एक जगह जब चट्टान पर फिसलन ज़्यादा थी, -10 डिग्री में कैप्टन केंगरूसे ने अपना जूता उतार दिया और नंगे पांव पहाड़ी पर चढ़ गए। इसके बाद उन्होंने एक एक कर 7 पाकिस्तानी बंकरों को नष्ट किया, लेकिन गोली लगने के चलते उनकी जान नहीं बच पाई। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। लोन हिल को जीतने के बाद 30 जून तक भारत ने थ्री पिंपल को भी सुरक्षित कर लिया। 30 जून के रोज़ ही 18 गढ़वाल ने इसी इलाके में मौजूद पॉइंट 4700 भी जीत लिया। हरिंदर बवेजा अपनी किताब में इस लड़ाई से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा बताती है। हुआ यूँ कि एक आर्मी कमांडर को अपने रेडियो सेट पर 4700 जीतने की खबर मिली। इस समय वो अपनी जीप में थे। रास्ते में उन्हें एक बकरी दिखाई दी। उन्होंने गाड़ी रोकी और बकरी को अपने साथ ले आए। बेस कैंप में बकरी का नाम रखा गया टिगली। सभी को सख्त ताकीद दी गई कि चाहे दावत का जितना ही मन हो, टिंगली को कुछ न किया जाए। टिंगली आगे कई सालों तक आर्मी यूनिट के साथ ही रही, कारगिल की जीत की निशानी की तरह। बहरहाल आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि टाइगर हिल की लड़ाई में आखिर क्या क्या हुआ। जून महीने के आखिर तक सैनिकों का उत्साह काफ़ी बढ़ चुका था। लड़ाई मुश्किल थी, लेकिन असंभव नहीं। तोलोलिंग, थ्री पिंपल, 5140 की जीत के बाद सेना ने फैसला किया कि अब बारी टाइगर हिल की है। टाइगर हिल, जैसा शुरुआत में बताया गया, सबसे ऊंची चोटी थी। शुरुआत में जिसे जीतना मुश्किल साबित हो रहा था। मई महीने से ही 8 सिख टाइगर हिल को जीतने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन काम दूभर साबित हो रहा था। इसलिए उन्होंने हिल के इर्द गिर्द एक घेरा तैयार कर लिया। जून में तोलोलिंग पर जीत के बाद 18 ग्रेनेडियर को टाइगर हिल के मोर्चे पर भेजा गया और यहाँ से शुरुआत हुई एक नए प्लान की। 8 सिख, 2 नागा, 18 ग्रेनेडियर्स के जवानों को टाइगर हिल ऑपरेशन का जिम्मा सौंपा गया। प्लान था कि मल्टीपल दिशाओं से अटैक किया जाएगा। हमले से पहले काम के लिए आर्टिलरी यानी तोपों से टाइगर हिल पर लगातार फायरिंग की गई। चूँकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, इसलिए एयरफोर्स की मदद भी ली गई। मिराज 2000 ने टाइगर हिल पर 1000 पाउंड के बम बरसाए। इसके बाद शुरू हुआ आर्मी का ऑपरेशन। 3 और 4 जुलाई की दरमियानी रात भर रस्सी के सहारे चढ़ने के बाद सुबह 11 बजे 7 लोग चोटी के नज़दीक पहुंचे, लेकिन तभी ऊपर से इतनी भारी गोलीबारी हुई कि टीम को वापस लौटना पड़ा। 5 जुलाई को 18 ग्रेनेडियर्स के 25 सैनिकों ने दोबारा चढ़ाई शुरू की। अब की बार दोबारा गोलीबारी हुई, लेकिन 7 सैनिक ऊपर चढ़ने में सफल हो गए। बाकी 17 को पीछे हटना पड़ा। गोलीबारी के बाद पाकिस्तानी सैनिक नीचे देखने आए, कोई जिंदा तो नहीं बचा। घातक प्लाटून के सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव टाइगर हिल पर चढ़ाई करने वाली टीम का हिस्सा थे। उन्होंने रेकी करने आए पाकिस्तानी सैनिकों पर फायरिंग की। इसके बाद 35 पाकिस्तानी नीचे टाइगर टॉप से नीचे आए और उन्होंने योगेंद्र और उनके साथियों को घेर लिया। योगेंद्र बताते हैं कि उस तरफ से ग्रेनेड से हमला हुआ। उनके अधिकतर साथी इसी हमले में मारे गए। ग्रेनेड के 3 टुकड़े योगेंद्र के हाथ, कंधे और पैर में लगे। योगेंद्र खून से लथपथ थे। पास पड़े एक स्लीपिंग बैग से उन्होंने खून साफ करने की कोशिश की, फिर किसी तरह रेंगते हुए आगे बढ़े। पाकिस्तानी फौज के सामने अब वो अकेले थे और किसी रीइंफोर्समेंट के आने की संभावना भी न्यूनतम थी। पाकिस्तानी फौजियों को लगा सब मारे गए। तब योगेंद्र ने मौका देखकर एक ग्रेनेड बंकर की तरफ उछाला, जो बंकर में मौजूद 3 पाकिस्तानी सिपाहियों को ले उड़ा। योगेंद्र माउंटिंग दीवार के ओट लेकर बैठे हुए थे। शरीर जवाब दे चुका था, लेकिन सांस अभी भी चल रही थी। उन्होंने गर्दन उठाई तो देखा 2 पाकिस्तानी सैनिक उनके सर के ऊपर खड़े थे। उनमें से एक ने योगेंद्र की राइफल उठाई और उनके हाथ और पैर में गोली मार दी।
इसके बाद उसने राइफल का निशाना सीने की तरफ किया और फायर कर दिया। सीने में गोली लगने के बावजूद योगेंद्र की जान बच गई। उनकी जेब में एक बटुआ रखा था। गोली सीधे वहाँ लगी जहाँ बटुए में कुछ सिक्के इकट्ठा हो गए थे, इसलिए उनकी जान बच गई। योगेंद्र को मरा समझकर पाकिस्तानी फौजी आगे बढ़ गए। तब योगेंद्र ने एक ग्रेनेड निकाला और उनकी तरफ उछाल दिया। ग्रेनेड जाकर पाकिस्तानी फौजी के जैकेट के हुड में अटका। उसके सर के परखच्चे उड़ गए। इसके बाद योगेंद्र ने अपने बाकी बचे एक हाथ से फायरिंग जारी रखी और मौका देखकर पास में बहते हुए एक नाले में कूद गए। वहाँ से बहते और लुढ़कते हुए नीचे आ पहुँचे। योगेंद्र को बेस पर ले जाया गया। उन्हें दिखाई देना भी बंद हो गया था। कमांडिंग ऑफिसर खुशहाल सिंह ने पूछा तो योगेंद्र ने जवाब दिया, साहब मैं आपकी आवाज़ पहचानता हूँ, जय हिंद साहब। इसके बाद योगेंद्र ने उन्हें टाइगर हिल पर मौजूद बंकरों का हाल बताया और साथ ही बताया कि पाकिस्तानी नीचे MSG बेस पर हमला करने आ रहे हैं। इसके बाद योगेंद्र बेहोश हो गए। अदम्य साहस दिखाने के लिए उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। इधर जब ये सब हो रहा था, दुनिया मान रही थी कि टाइगर हिल भारत के कब्जे में है। समय तेज़ी से बीतता जा रहा था, इसलिए 72 घंटे बिना किसी आराम के बावजूद जवानों ने टाइगर हिल पर तीसरी बार चढ़ाई शुरू कर दी। लड़ाई मुश्किल थी। इस दौरान पाकिस्तानी सैनिक बार बार वापस लौटकर हमला कर रहे थे। पाकिस्तान की तरफ से लड़ने वाले एक सैनिक का नाम था कैप्टन शेर खान। बाद में भारत ने उनकी बॉडी पाकिस्तान को वापस की थी। रचना बिष्ट रावत अपनी किताब कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर में बताती हैं, जब कर्नल शेर खान की बॉडी वापस भेजी गई, भारत के ब्रिगेडियर MPS बाजवा ने उनकी जेब में एक चिट्ठी डाल दी जिसमें शेर खान की बहादुरी की तारीफ की गई थी। बाद में इसी आधार पर कर्नल शेर खान को निशाने हैदर से नवाजा गया, जो पाकिस्तान का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। टाइगर हिल को पूरी तरह वापस जीतने में सेना को 3 दिन लगे। 7 जुलाई तक टाइगर हिल को खाली करा लिया गया। खास बात यह थी कि ठीक इसी दिन पॉइंट 4875 पर भी तिरंगा फहरा दिया गया। 4875 वही पॉइंट है जिसे जीतने के क्रम में कैप्टन विक्रम बत्रा वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनके अलावा टाइगर ऑफ त्रास कैप्टन अनुज नैयर भी 7 जुलाई को शहीद हुए थे। पॉइंट 4875 के पास पिंपल 2 नाम की एक दुर्गम चोटी को जीतने के दौरान रॉकेट से जो चलने वाला ग्रेनेड है वो सीधे अनुज से टकरा गया था। इससे पहले हालांकि वो 9 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर चुके थे और 3 बंकर ढहा चुके थे। 4875 और टाइगर हिल में मात खाने के बाद पाकिस्तान कारगिल के मोर्चे पर पूरी तरह पिछड़ चुका था। चंद पीक्स अभी भी उनके कब्जे में थे, लेकिन हौसले पस्त थे। बाकी बचा हाल वजीर आजम नवाज शरीफ के चेहरे से बयान हो रहा था, जो ठीक इसी वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से दुत्कारे जा रहे थे। नवाज शरीफ और बिल क्लिंटन के बीच मीटिंग में क्या हुआ, ये जानने से पहले ये जानते हैं कि इस मीटिंग की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी। कारगिल युद्ध जब शुरू हुआ तब से ही अमेरिका की इस युद्ध पर नज़र लगी हुई थी। अमेरिका को पाकिस्तान का सहयोगी समझा जाता था, लेकिन उन्हें अपने तय पता चल चुका था कि ये पूरी कारस्तानी पाकिस्तान की है। अमेरिकी जनरल अटॉर्नी जिनी ने जनरल परवेज से फ़ोन पर बात भी की और उन पर प्रेशर डाला कि वो अपने सैनिकों को कारगिल से वापस बुला ले। जून के आखिरी हफ्ते में क्लिंटन ने खुद नवाज शरीफ से बात की। इधर भारत अमेरिका को लगातार चेता रहा था कि अगर पाकिस्तान पीछे नहीं हटा तो LOC पार करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं होगा। शुरुआती प्रेशर से जब बात नहीं बनी तो अमेरिका ने एक और पासा खेला। अमेरिका उन दिनों पाकिस्तान से $100 मिलियन लोन देने की मंजूरी दे चुका था। ये लोन तत्काल रोक दिया गया। इसके बाद भी पाकिस्तान पर असर नहीं हुआ, क्योंकि मिड जून तक उनकी पोजीशन बेहतर थी। मुशर्रफ को जीत का पूरा भरोसा था। जून में जब तोलोलिंग, बटालिक और द्रास में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, तब जाकर नवाज शरीफ को होश आया। 2 जुलाई के रोज़ शरीफ ने क्लिंटन को कॉल मिलाया और लगभग गिड़गिड़ाते हुए मिलने की दरखास्त की। क्लिंटन मीटिंग के लिए तैयार थे, लेकिन 2 शर्तों के साथ। पाकिस्तान अपने ट्रूप्स वापस बुलाएगा और ऐसे हालत में कश्मीर के मुद्दे पर बात नहीं होगी। शरीफ ने शर्तें तो नहीं मानी, लेकिन प्लेन में ज़रूर बैठ गए। 4 जुलाई की तारीख क्लिंटन और मुशर्रफ में मुलाकात हुई। इतिहासकार श्रीनाथ राघवन अपनी किताब द मोस्ट डेंजरस प्लेस में इस मीटिंग का जिक्र करते हैं। क्लिंटन के सामने शरीफ लगातार एक ही बाजा बजाए हुए थे, कश्मीर। इस पर क्लिंटन ने उन्हें 2 टूक जवाब दिया, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो कभी इसके लिए तैयार नहीं होता। क्लिंटन ने आखिरी ऑप्शन देते हुए कहा,
अगर आप सैनिक नहीं हटाते तो मेरा बयान तैयार है। आपके जाते ही मैं बयान दूंगा और उसमें कारगिल के लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को दोषी ठहराया जाएगा। ये बात सुनते ही नवाज सकपका गए। उन्होंने क्लिंटन से अकेले में मिलने की रिक्वेस्ट की, लेकिन क्लिंटन ने वो भी ठुकरा दी। नवाज मन महसूस कर वापस लौट आए। बाहर एक और बुरी खबर उनका इंतजार कर रही थी। टीवी चैनल दिखा रहे थे कि भारत ने टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया। अमेरिका से दुत्कारे जाने के बाद पाकिस्तान के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उनकी रसद लाइन कमज़ोर पड़ने लगी थी, इसलिए धीरे धीरे पाकिस्तानी सैनिकों ने पीछे कदम खींचना शुरू कर दिया। जुलाई के महीने में पाकिस्तान को पूरे तरीके से खदेड़ दिया गया। 26 जुलाई को भारत ने जीत की घोषणा की और युद्ध खत्म हो गया। कारगिल युद्ध के तथ्य इस मोड़ पर आकर पूरे हो जाते हैं, लेकिन तथ्यों के इस मोड़ के आगे भावनाओं का, भविष्य का एक लंबा रास्ता है जो शहीदों के परिवार को पथराई आंखों से तय करना है। कारगिल के तथ्य उस सत्य के साथ गुथे हैं जिसमें हजारों सैनिकों ने मां भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। खेद कि उन सभी की कहानी हम नहीं बता पाए, लेकिन उन सभी शहीदों को और उनके परिवार को लल्लन टॉप परिवार की तरफ से हमारा बारंबार प्रणाम। जय हिंद। आज का ये एपिसोड लिखा था मेरे साथी कमल ने। तो आज फाइनली हम लोगों ने कंप्लीट युद्ध के बारे में जो है वो जाना है। ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें, जैसे उन्होंने बीच में बोला भी कि बहुत सारे फौजी जिनकी कहानियाँ नहीं पता होंगी लोगों को, लेकिन ऐसे टाइम टू टाइम जिक्र करने से आपके तक पहुँचती हैं। तो मैं ये बात बोलूँगी कि काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है हमें कारगिल के बारे में पता चली, क्योंकि इससे पहले जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि मुझे ऐसा लगता था कि कारगिल सिर्फ एक जगह पे ही युद्ध हुआ, उसके आसपास जितनी भी जगह थी उनके बारे में हम लोग को आइडिया नहीं था, और उसका बैकग्राउंड कहाँ से वो स्टार्ट हुआ, कहाँ पर एंड हुआ, ये सारी चीज़ें भी इतना आइडिया नहीं था। लेकिन ये कि इन 5 एपिसोड में एटलीस्ट आपको काफ़ी ज़्यादा कारगिल युद्ध के बारे में पता चला। यार देखें, आप जब इस तरह की वीडियो देखते हैं ना, तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर आपको नज़र आती है कि भाई युद्ध करना जो है ना, यानी कि उसमें घुसना, छलांग लगाना आसान होता है, लेकिन ख़त्म होते होते बहुत सारी दिक्कतें जो हैं ना वो हो जाती हैं। ख़ास तौर पर तब जब हालात अमन की तरफ जा रहे हैं और एकदम से इस तरह की कोई सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाए। तो अभी भी आज के टाइम पे भी हम ये चीज़ देखते हैं कि भाई जहाँ जहाँ दुनिया में युद्ध लगे हुए हैं, लगाए तो सारों ने बड़ी खुशी से थे, लेकिन वो कब एंड होंगे ये अब किसी को मालूम नहीं है। और जो हालात ख़राब होते हैं, जो उस युद्ध में जो है दुनिया से चले जाते हैं, बेशक वो इंसान की बात करें आप या हर पशु, हर चीज़ की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा सफ़र जो है वो होता है। और इवन मैं ये कहूँगी कि जब युद्ध स्टार्ट होने से पहले सिचुएशंस और दिखाई जाती हैं कि ऐसा होगा, और जब हो जाता है युद्ध उसके बाद जब आप फंस जाते हो तो आपको पता चलता है कि अब इस चीज़ों से निकलना कितना मुश्किल है और लोग कितना ज़्यादा सफ़र करते हैं। बट एक चीज़ मैं हमेशा बोलूँगी कि जो कि हिस्ट्री में भी बताया गया कि एक राजा के अराउंड कभी भी ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो कि उसको सब्ज़ बाग दिखाएं और उसको ऐसा दिखाएं कि भाई तुम्हारी विक्ट्री जो है वो पता नहीं आने वाले टाइम में तारीख में रकम हो जाएगी। मुझे लगता है ये चीज़ें, और राजा को भी इतना मुझे लगता है कि मतलब कॉन्शियस होना चाहिए इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि अगेन मुझे लगता है कि प्रजा के बारे में सोचना सबसे ज़्यादा भाई राजा को जो है ना पता होना चाहिए कि उसके इर्द गिर्द जो है वो क्या चल रहा है। ट्रू, मतलब आपकी कैबिनेट में ऐसे लोग हैं जो आपको खुशामद करना चाहते हैं, वाकई में ऐसे लोग हैं जो आपको अच्छा मशवरा दे रहे हैं। पर पता नहीं क्यों मैंने ये देखा कि पास में जो लोग अच्छा मशवरा देते हैं उनकी कोई सुनता नहीं है, और जो अच्छा मशवरा नहीं दे रहा होता ना सब उसकी सुन रहे होते हैं। भाई देखिए, ये हर जगह का जो है ना एक आपको नजर आता है कि खुशामदी जहाँ जहाँ होती है ना, सब वहाँ पे जो है खुश रहते हैं और पसंद भी करते हैं। हाँ जी, आप वो नहीं फर्क पड़ता आसपास क्या हो रहा है, लेकिन खुशामदी पसंद की जाती है। इवन के सॉरी आपको इंटरप्ट कर दिया, वो तो एक बड़े अलग लेवल की चीज़ है। हम नॉर्मल लाइफ में बात करें ना, हमारी भी कोई खुशामदी करेगा बड़ी खुशी होती है कि अगला बंदा जो है ना वो आपको एक रिस्पेक्ट अलग लेवल पर जाके दे, और ये हकीकत है बिल्कुल। लेकिन अगर आप कॉन्शियस है ना तो आप समझ जाएंगे उस चीज़ को, और अगर आप बेवकूफ़ है ना और मजीद बेवकूफ़ बनना चाहते हैं, जो कि मोस्टली लोग बनते हैं, तो फिर आप इसी परिस्थिति में, मैं मेजॉरिटी लोगों की बात कर रहा हूँ ना यहाँ पे। कह रही हूँ। बाकी कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।